आज इस वीडियो में हम मैग्नेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल 10 मिनट में कवर कर लेंगे। ऐसे और भी रिवीजन वीडियोस हम अपने चैनल में डालते रहेंगे। आप एक भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर कोई चार्ज Q v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है और इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बना है। अगर आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो राइट हैंड थंब रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन इजीली बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आती है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो भी थंब की डायरेक्शन आएगी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का खासकर ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है या ये कहें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये फोर्स चार्ज पर कोई भी वर्क नहीं करता है। यानी चार्ज पार्टिकल की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट रहती है। मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल का पाथ या ट्रैजेक्टरी देखें तो 3 केसेस कंसीडर करने होते हैं। पहला केस सिंपल है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा यहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अगर पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा केस है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस केस में फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए पाथ सर्कुलर होगा, जिसका रेडियस इस इक्वेशन से बता सकते हैं। इस रेडियस को कई तरह से लिखा जाता है बेस्ड ऑन हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है। मास टाइम्स वेलोसिटी पार्टिकल का मोमेंटम है जिसे p से डिनोट करते हैं। देयरफॉर रेडियस को मोमेंटम की टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में मोमेंटम को लिख सकते हैं इस तरीके से, इसीलिए रेडियस को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V वोल्ट्स दिया गया है तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी K की वैल्यू होगी चार्ज Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस V, इसीलिए R को इस वाली इक्वेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और वैल्यूज भी हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एंगुलर स्पीड ओमेगा या टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ कैपिटल T या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन F इक्वल्स टू 1/T। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए ये है कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर स्पीड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, बट रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं 1 and 2, जहां वेलोसिटी ऑफ 2 v2 इज ग्रेटर देन v1, तो सेकेंड पार्टिकल का रेडियस फर्स्ट पार्टिकल के रेडियस से बड़ा होगा, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। तीसरा केस इंटरेस्टिंग है, जब एंगल थीटा 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री नहीं है। इस केस में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और दूसरा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर पाथ आएगा जैसा हमने केस 2 में देखा था, और पैरेलल कंपोनेंट की वजह से स्ट्रेट लाइन पाथ होगा जैसा हमने केस 1 में देखा था। रिजल्टेंट पाथ एक हेलिक्स होगा जिसका रेडियस इस इक्वेशन से दिया जाएगा। क्योंकि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू केस 2 वाली ही रहेगी। पार्टिकल ने जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग डिस्टेंस कवर किया है उसे पिच कहते हैं, और इसकी वैल्यू वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। एक कंप्लीट साइकिल में पिच की वैल्यू होगी v पैरेलल टाइम्स कैपिटल T, जो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला एक डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां कंडक्टर पर फोर्स फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लगता है। अगर कंडक्टर की लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है
और n है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज होगा Q इक्वल्स टू माइनस E टाइम्स N टाइम्स AL, और फोर्स होगा F इक्वल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B, जहां पे वेलोसिटी VD इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ चार्ज Q की वैल्यू हम अगर ऊपर वाली वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो ये इक्वेशन आती है। अगर करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर L है तो हम फोर्स लिख सकते हैं F इक्वल्स टू I टाइम्स L क्रॉस B। इसका मैग्नीट्यूड होगा ILB साइन थीटा, जहां पे थीटा L और B के बीच का एंगल है। यहां हमने करंट I की वैल्यू को N टाइम्स E टाइम्स A टाइम्स वेलोसिटी से रिप्लेस किया है। ये फॉर्मूला तो हो गया स्ट्रेट वायर्स के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर कोई आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर है तो फिर क्या करेंगे? स्मॉल एलिमेंट्स पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। DF इक्वल्स टू I टाइम्स DL क्रॉस B। टोटल फोर्स इंटीग्रेट करके हमें मिलेगा, क्योंकि B यूनिफॉर्म है इसीलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यहां दो स्पेशल केसेस याद रखना जरूरी है। केस 1 है net magnetic force acting on any closed current carrying loop in a uniform magnetic field is 0, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ से हमें पता है कि क्लोज्ड सम ऑफ लेंथ वेक्टर्स इज 0। केस 2 है कर्व्ड कंडक्टर। ध्यान रखिए क्योंकि हम लेंथ एलिमेंट्स के वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हमें वेक्टर एडिशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। यहां हम दो केसेस लेते हैं। पहले केस में अगर हम वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई करें तो हमें मिलेगा लेंथ वेक्टर ACD इक्वल्स टू लेंथ वेक्टर AD। इसीलिए हम कह सकते हैं फोर्स ऑन ACD इक्वल्स टू फोर्स ऑन AD। इसी तरह दूसरे केस में हमने एक स्क्वायर लिया है। इस लूप में अगर हम वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे तो हमें मिलेगा लेंथ वेक्टर ACD इक्वल्स टू लेंथ वेक्टर AD इक्वल्स टू लेंथ वेक्टर AED, यानी कि इन तीनों पे फोर्स इक्वल होंगे। फोर्स ACD इक्वल्स टू फोर्स AD इक्वल्स टू फोर्स ऑन AED। अब बात करते हैं क्लोज लूप्स के केसेस में मैग्नेटिक डायपोल्स की। हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, जिसकी डायरेक्शन लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करने पर जो थंब की डायरेक्शन आती है उस डायरेक्शन में होती है। इसका मैग्नीट्यूड होता है N टाइम्स I टाइम्स कैपिटल A, जहां पे N है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, I करंट है और कैपिटल A लूप का एरिया है। क्लोज लूप पर अगर फोर्स देखें तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0 होता है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होती, और ये वैल्यू होती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं बियोट-सवार्ट लॉ की। अभी तक हम फोर्सेस की बात कर रहे थे जहां हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, लेकिन करंट कैरिंग वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी होती है। बियोट-सवार्ट लॉ हमें बताता है किसी पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू इस फॉर्मूले से मिलती है, जहां r डिस्टेंस है वायर से उस पॉइंट P का जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। r कैप इस डिस्टेंस का यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है। इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन से दिया जाएगा, जहां एंगल थीटा है वायर के लेंथ वेक्टर और डिस्टेंस के r वेक्टर के बीच का एंगल। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो ये बात ध्यान रखें, वायर के अलोंग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात करें तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाती है, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता लगता है। अब अगर कैपिटल R रेडियस के सर्कुलर लूप की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखती है, जो इस इक्वेशन से दी जाती है। यहां कैपिटल N लूप में नंबर ऑफ टर्न्स है। स्मॉल r की वैल्यू अगर 0 है, यानी लूप के सेंटर में फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
तो ये वैल्यू पहली इक्वेशन में स्मॉल r की वैल्यू को 0 से रिप्लेस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इस इक्वेशन से दी जाएगी। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन राइट हैंड थंब रूल से आती है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो, थंब की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर क्लोज लूप के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, अगर सर्कुलर आर्क की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाएगी। यहां थीटा वो एंगल है जो आर्क अपने सेंटर पर बनाता है। ये वैल्यू रेडियंस में होनी चाहिए। जैसे 30 डिग्री के लिए π/6 यूज करेंगे और 60 डिग्री के लिए π/3 यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। इस फिगर में पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्योंकि P पॉइंट AC वायर और DE वायर के अलोंग लाई करता है, इसीलिए इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पर 0 होगी। CD आर्क की वजह से वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाएगी, इसीलिए पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इसी वैल्यू के बराबर आएगी। एम्पियर्स सर्किटल लॉ सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिक फिगर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की एक ट्रिक है। ये लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड करंट एनक्लोज्ड। जैसे इस लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर की वजह से R डिस्टेंस पर B की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यही वैल्यू हमने पहले भी देखी थी। लेकिन अगर वायर के अंदर के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो करंट इनसाइड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस R का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स की। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इस इक्वेशन से दिया जाता है। अगर वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बच्चों, इस तरह इस वीडियो में हमने मैग्नेटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।